अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज की नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल के एक ऐसे डायलॉग के बारे में जिसके बारे में सभी ये कह रहे हैं कि ये कैसे ऑन एयर हो गया। ये तो वो डायलॉग है जिसे सुनने के बाद पैमरा को बैन कर देना चाहिए था, इसको काट देना चाहिए था, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ये डायलॉग वैसे काफ़ी हद तक ठीक है। भले ही खलील साहब मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये डायलॉग है सही, क्योंकि उसमें वो ये कहती है कि मैं अभी एक गैर मर्द के साथ मिल के आई हूँ, नाम क्या था, अब्दुल्ला, ठीक है, उससे मैं मिलकर आ रही हूँ, उसके साथ डिनर करके आ रही हूँ, लेकिन मेरे शौहर को गुस्सा ही नहीं आया। हालांकि उस साले कमीने में एक ही अच्छी आदत थी कि वो गुस्से में मर्द का बच्चा लगता था। और जब मैंने उसको ये बताया कि मैं एक गैर मर्द के साथ डिनर करके आई हूं, तो उसको बुरा ही नहीं लगा। अब ना उसके अंदर गुस्सा रहा है और ना ही मर्द का बच्चा लगता है। अगर उसने ये बात सुनी थी तो मैं ये एक्सपेक्ट करी थी कि वो उठता और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देता, लेकिन उस बेगैरत ने तो ये कह दिया कि अब हिसाब बराबर हो गया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब वो मेरे काबिल नहीं रहा। अब आप सोचें कि जो फेमिनिस्ट हैं, जो इस तरह के लोग हैं, वो इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि देखें, मर्द को औरतों को मारने वाला, उनको औरतों को मारने पर उकसाने वाला ये ड्रामा है। मतलब इस ड्रामे में ये बताया जा रहा है कि मर्द जब तक गुस्सा ना करे, औरत पर हाथ ना उठाए, वो मर्द का बच्चा नहीं लगता। लेकिन जब औरत, आपने ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो देखा, उसमें आपने देखा था कि महविश जो है शहवार के साथ इस्लामाबाद चली जाती है, गेस्ट हाउस में नाइटी में दिखाया गया। इसका मतलब आप सब अच्छी तरह समझते हैं कि क्या कुछ दिखाया गया उनके दरमियान, किस तरह का फिजिकल रिलेशन हुआ होगा। और दानिश वापस आता है तो उसको वो रंगे हाथों पकड़ भी लेता है। एयरपोर्ट से जब दोनों आ रहे होते हैं, उसने फौरन उनको पकड़ लिया। और जब वो बाइक पे आ रहे होते हैं तो वो क्या कहती है, गुस्सा हो तुम, यहीं पे बाइक रोक दो, मुझे पता है तुम घर ले जाकर मुझे मारोगे। तो वो आगे से कहता है, नहीं मैं क्यों मारूंगा, नहीं मत डरो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मतलब उसमें ये दिखाया कि मर्द मोहब्बत में इतना पागल हो गया है कि वो इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी चीज देखने के बावजूद वो खामोश था। उसको किसी ने भी हाईलाइट नहीं किया। उस पर सबने कहा कि देखो कैसा मर्द है, कैसी मोहब्बत है। लेकिन जब उसने 2 टके की औरत कहा तो फेमिनिस्ट बहुत ज्यादा बोले थे। उन्होंने कहा था कि ये क्या तरीका है, औरत को 2 टके का कह दिया जब उसने किसी के साथ नहीं रहना, किसी और को उसने पसंद कर लिया। पसंद तो नहीं किया ना, वो तो दौलत की लालच में जा रही थी। और जब वो दौलत की लालच में अपने शौहर और अपने बच्चे की परवाह किए बगैर एक ऐसे शौहर की जो उसे ना कभी मारता था ना उसे डांटता था, अपनी एक एक पाई लाकर उसके हाथ में रख देता था, एक घर था, प्यारा सा बच्चा था, लेकिन वो एक दौलतमंद अयाश शख्स के पीछे सब कुछ छोड़ देती है। लेकिन फेमिनिस्ट लोगों ने क्या किया, फेमिनिस्ट ने कहा कि भाई ये तो औरत को 2 टके का कह दिया। बड़ा हंगामा हुआ पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा कि इस ड्रामे को बैन होना चाहिए। आयजा खान को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया कि इनको शर्म आनी चाहिए, इस तरह का कैरेक्टर करते हुए इनको सोचना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। उसके बाद ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आपने देखा कि यमुना जैदी जो है वो वहाज के मुंह पर थूकती है। थूकने के बाद जो है वो ये रियलाइज करी कि उसका हक बनता था कि उसने वहाज को किसी और के साथ देखा, नाम क्या था, मुर्तसिम को उसने किसी और के साथ देख लिया था, तो थूकना उसका हक बनता था। जबकि वो अपना जो बीवी होने के हकूक थे, मतलब वहाज का उसमें मुर्तसिम का दिखाते हैं कि वो सोफे पर सोता है, वो बेड पर सोती है, ठीक है, और उसके बावजूद वो कमरे में किसी और के साथ सिर्फ खड़ा हुआ देखती है तो उसके मुंह पे थूक देती है। तो इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ कि उसने अपने शौहर पर हाथ उठाया, उसके मुंह पर थूक दिया। हंगामा किस बात पर हुआ कि शौहर ने ठिशुम ठा कर दिया। आप समझ रहे हैं ना, तो इस पर हंगामा कर दिया। अब इसमें जब उसने कहा कि औरत, अगर आए दिन किसी न किसी ड्रामे में दिखाया जाता है कि औरत मर्द के मुंह पर थप्पड़ मार देती है, कोई हंगामा नहीं होता, कोई बात नहीं होती। लेकिन जब मर्द औरत के मुंह पर थप्पड़ मारता है, हंगामा खड़ा हो जाता है कि ये पाकिस्तान में किस तरह के ड्रामे दिखाए जा रहे हैं।
یہ پاکستان میں کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے. لیکن مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ڈرامہ بنائے. چلے باقی ڈرامے کی بات اگر کی جائے تو ڈرامہ بہت فلاسفر ٹائپ کا ہے, ڈائلاگ یہ چیزیں سلو ہیں. اس پر بھی خلیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 26 ایپیسوڈ کا بنایا تھا, انہوں نے 36 کا کر دیا, تو میرا کیا قصور ہے. بہرحال یہ جو آپ مجھے بتائیں کہ کیا مرد کا حق نہیں بنتا کہ اس کو پتا ہو کہ اگر اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ نائٹ سپینڈ کر کے آ رہی ہے, ڈیٹ مار کے آ رہی ہے, تو وہ یہ آ کر کے کوئی بات نہیں خیر ہے, تو کیا یہ رائٹ بنتا ہے؟ مطلب یہ مرد اس طرح کا ہونا چاہیے, یا پھر مرد اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کو اپنے پورے گھر پر کنٹرول ہونا چاہیے, اپنے بیوی بچوں پر, اپنی بہنوں پر, اپنے پورے خاندان پر کنٹرول ہونا چاہیے. وہ اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے, تو اگر وہ اپنے گھر والوں کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو برے لوگوں سے بچا سکے, برے حالات اور برے واقعات سے بچا سکے, ان کی حفاظت کرے. کیا یہ حق نہیں ہے؟ اس بارے میں بہرحال آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف, بات کرتے ہیں جی نرگس کے بارے میں. آپ سبھی جانتے ہیں کہ سٹیج ڈراموں کی ڈانس کی کوئین نرگس کو کہا جاتا تھا, اور نرگس جس فلم میں گانا ڈانس کرتی تھی, یعنی کہ آئٹم سانگ پنجابی فلموں کا, جس طرح سے چوڑیاں فلم میں گانا تھا جو کہ بہت ہٹ ہوا تھا, نیڑے آ, ایسے نہیں وہ گانا تھا, نیڑے آ آ ظالماں وے میں ٹھر گئیاں, یہ گانا بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا, آپ سبھی کو پتا ہوگا. اس گانے میں جس طرح کا نرگس نے ڈانس کیا تھا وہ بھی آپ سبھی کو یاد ہوگا. جن لوگوں نے نہیں دیکھا تو جا کے تکن دی لوڑ نہیں, صرف سن لو, بہت ولگر قسم کا ڈانس تھا. تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ گانا سننے کے لیے, اس گانے پر رقص دیکھنے کے لیے پرویز مشرف نے ان کو ذل ہما کے ہاتھوں 25 لاکھ روپے کا, اس دور کا, یعنی کہ 2001-2 یا شاید اس کے بعد کی بات تھی, 25 لاکھ روپے کا چیک بھیجا کہ آپ آئیں اور وزیر اعظم ہاؤس یا جو بھی ان کا جہاں پر وہ تھے وہاں پر آ کر یہ گانا ہے, اس گانے پر ڈانس کر کے دکھائیں. اگر عام سیدھے سادے الفاظوں میں بات کی جائے, آئیں 25 لاکھ لیں اور یہاں پر مجرا کر لیں. جی لے کر نہیں 25 لاکھ کا چیک. میں نے کہا جی مشرف صاحب کو اگر اتنا شوق ہے ڈانس دیکھنے کا تو تھیٹر میں آئے 2000 کی ٹکٹ لیں اور ڈرامہ دیکھیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس وقت کے حاکم کو شٹ اپ کال دی کہ میں یہاں پر آ کر آپ کے پاس ڈانس نہیں کروں گی, مجرا نہیں کروں گی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہاں ایسے ہی کہا. نرگس, مجھے تو حیرت کی بات یہ ہو رہی ہے کہ پرویز مشرف نے یہ کہا تھا. مطلب بڑی میرے لیے حیرت کی بات کیوں ہے, کیونکہ پرویز مشرف کے حوالے سے ایک لوگوں کا الگ سے امیج بنا ہوا تھا ساری چیزیں, لیکن اب ان کے مرنے کے بعد یہ خبریں جب سامنے آ رہی ہیں تو بڑی تکلیف دی ہے. اور 25 لاکھ روپے کا چیک جو ہے وہ ایک گانے پر ڈانس کرنے کے لیے ان کو ملتا ہے, لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا 25 لاکھ روپے آپ نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت کی, جس وقت میں لوگوں کی 2-2, 3-3 ہزار, 4-4 ہزار روپے سیلری ہوا کرتی تھی, یا کوئی زیادہ کماتا تھا تو 50,000 اس کی سیلری ہوتی ہوگی, اس وقت ایک گانے کا اگر ان کو 25 لاکھ روپے مل رہا ہے, اور ساتھ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں وہ ایکٹریس تھی جو مہینے کا 1 کروڑ روپیہ اس وقت کماتی تھی. تو میں 2003 میں 1 کروڑ کا مہینہ کماتی تھی. اور آپ کو پتا ہے اس وقت نرگس کے پاس 750 کلو سونا ہے, میرا خیال ہے 750 کلو. اور اس کے بعد ان کے پاس چاندی, وہ پلازے, گھر, پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ خیر اور دے, وہ تو اللہ نے ان کو دیا ہے, میں اس پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ. لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں آج کی جتنی بھی ڈانسر ہیں, جتنی بھی بچیاں ہیں, ان کو یہی کہتی ہوں کہ پرائیویٹ جا کر کسی کے ہاں ڈانس مت کریں, اور اس طرح سے آپ اپنا کیلیبر بھی خراب کریں گی. میں اس پہ نہیں چاہتا ہوں کہ لڑکیاں ڈانس کریں یا نہ کریں, میں اس پر چاہتا ہوں کہ وقت کا حاکم جس کو پوری قوم کا خیال نہیں تھا, جس کو پوری قوم کی فکر نہیں تھی, بلکہ اس کو یہ فکر تھی کہ نرگس کو اپنے پاس بلاؤں اور چوڑیاں فلم میں جو اس نے ڈانس کیا تھا, نیڑے آ, وہ میں ٹھمکے دیکھ لوں 25 لاکھ روپے میں. کیا وہ 25 لاکھ روپے انہوں نے اپنی جیب سے دیے ہوں گے؟ اس ملک کا بیڑا غرق اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اور پیسہ اپنے پاس سے کون دیتا ہے یار 25 لاکھ روپے.
एक गाने पर मुजरा देखने के लिए? सोचिए ना, मतलब आपको जो तनख्वाह मिल रही थी वो क्या महीने की 50 लाख थी, जिसमें से आपने उठाकर दे दिए 25 लाख रुपए। ये इसी वजह से तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका। बड़ी हैरत की बात है और बड़ी शर्म की बात है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। कल मैं एक दोस्त की शॉप पर गया तो उसने मुझे लैपटॉप का कीबोर्ड उठा के बताया। आपको कहता है कि सुमैर भाई, इस कीबोर्ड को मैंने उठाया तो मुझे बड़ी शर्म आ रही है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं आप सोच सकते हैं कि ये कीबोर्ड कौन बना रहा है? मैंने कहा कौन? कहते हैं फिलिपीन बना रहा है। मैंने कहा फिलिपीन तो हमारे से बहुत पीछे है। मैंने कहा ना ना, फिलिपीन हमारे से बहुत आगे है। चाइना अपना यूनिट वहां पर लगा रहा है और ये फिलिपीन बना रहा है। एसएसडी फिलिपीन बना रहा है। मैंने कहा कि पाकिस्तान, तो कहता पाकिस्तान में एक सुई नहीं बन रही। पाकिस्तान में इस तरह की एक सुई के बराबर चीज नहीं बन रही जो लैपटॉप या किसी चीज में फिट हो सके, और ना ही कोई यहां पर आकर अपना प्लांट लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात देखकर वो कहते हैं कभी भी कुछ भी हो जाए, कोई कमीशन मांगने लग जाए, कोई क्या करने लग जाए, कोई अंडरवर्ल्ड वाला आ जाए, कोई क्या करेगा, तो यहां हम 1 रुपया नहीं लगाने के लिए तैयार। तो ये मुल्क पता नहीं कब और कैसे ठीक होगा। अल्लाह ताला रहम व करम फरमाए। वो मुल्क है जिसके पास सोने के पहाड़ हैं और वो पहाड़ों में से सोना निकालने वाले गैर हैं, पाकिस्तानी नहीं है। अजीब व गरीब इस मुल्क के हालात है। हमारा अल्लाह ताला रहम फरमाए। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी। एक डांसर हैं जिनका नाम है सोनू डेंजरस। सोनू डेंजरस हैं, ये बड़े ज़बरदस्त डांसर हैं और बहुत सारी फिल्मों में, ड्रामों में, और मतलब काफ़ी फेमस है। ठीक ठाक इन्होंने काम किया हुआ है। और आजकल एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है तन मन नीलो नील। इस ड्रामे को पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये इंडिया की एक फिल्म है बैंड बाजा बारात, और जिसमें अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह ने काम किया था। ये उसकी कॉपी है, पहले ये कहा जा रहा था। कुछ हिस्सा कॉपी होगा या इंस्पायर होकर बनाया गया होगा। इसी ड्रामे में इनको जो सोनू डेंजरस है उनके किरदार को दिखाया गया है और नाम थोड़ा सा चेंज किया गया है सोनू डेंजर के नाम से। ठीक है। इस ड्रामे की कहानी ये है कि एक लड़की है, सीधे साधे घराने से थी, लेकिन उसको टिकटॉक पर और डांस वांस करने का शौक था और यूं वो बड़ी स्टार बनने लग जाती है, पैसा कमाने लग गई और मतलब लाइफ उसकी चेंज होने लगती है। और वो जो डांसर होता है वो उन्होंने सोनू डेंजर का नाम उसको दिया। अब जब इस ड्रामे की आखिरी एपिसोड आने वाली तो सोनू डेंजरस जो है, जो पाकिस्तान के कोरियोग्राफर हैं, क्या कहते हैं क्या कहते हैं यार, कोरियोग्राफर, हाँ वही कोरियोग्राफर, उन्होंने इन पर केस करने का दावा किया और उन्होंने कहा कि इस ड्रामे को फौरन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस ड्रामे में जो सोनू डेंजर था ना, उसकी वालदा को भी रकासा दिखाया गया, डांसर दिखाया गया। तो कहता है अब मैं जहां भी जाता हूं तो लोग मुझसे ये पूछते हैं आपकी अम्मी भी डांसर थी, आपकी वालदा भी डांसर थी। तो उल्टा इन्होंने मुझे डैमेज करने की पूरी कोशिश की, पर्सनल अटैक किया है। मेरी वालदा को इन्होंने एक नाचने वाली दिखा दिया और उसके इन्होंने दिखाए अफेयर्स दिखाए हैं 2 बंदों के साथ। कहता है ये क्या अजीब, मेरे ऊपर ड्रामा बनाया। और अब तो मेरे ऊपर जो फिल्म आने वाली थी, जो ड्रामे आने वाले थे, उन लोगों ने कहा कि अब तो आपके ऊपर बन गई कहानी, अब हम नहीं बनाते। एक तो मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया आप लोगों ने, दूसरा आपने मेरे ऊपर कहानी बनाई मेरी इजाजत के बगैर, और उसके साथ साथ मेरी वालदा को भी डांसर दिखाया। ये ड्रामा फौरन यूट्यूब से बैन होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, और उसके साथ साथ और इन लोगों को मुझसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए और साथ में टीवी से भी इस ड्रामे को हटा देना चाहिए। पहली गल ए वे सोनू भाई कि जब इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड आने वाला था तब आपको समझ आई कि यार इस ड्रामे को हमने बंद करवाना है। उससे पहले तुसी किथे सुते हो सो नहीं, पूरा ये ड्रामा चल गया, आपको पता ही नहीं चला। अब आपको किसी ने बता दिया कि आपका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप जो है वोट कर आ गए हैं कि भाई ये मेरे ऊपर कहानी बनी है, मेरा ड्रामा बना है। आप कैसे ये दावा कर सकते हैं? और पहले आप कहाँ थे? पूरी मतलब बिजनेस उन्होंने कमा लिया, एपिसोड से, यूट्यूब से, हर जगह से पैसे कमा लिए, तो अब आप उठकर आ गए हैं। पहले तुसी क्यों सुते रहे हो? पहले क्यों नहीं तुसी ऐ कीता? ठीक है जी, एक्शन आपने पहले क्यों नहीं लिया? और अगर अब आप एक्शन ले रहे हैं तो फिर इस तरह तो ना लेना कि आप इंटरव्यूज देकर एक्शन ले रहे हैं। एक्शन लेना है तो फिर जाएं अदालत में और तड़ल्ला कर दे सही से, उनको भी लग पता जाए कि हाँ भाई किसी का नाम इस्तेमाल नहीं करना था। मुझे तो ये बात
बिल्कुल भी समझ नहीं आई। बहरहाल आप इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ, किसी भी शख्स का नाम इस्तेमाल किया जाए। अभी एक ड्रामा आया था बख्तावर के, क्या नाम था, उसमें जो लड़की थी, जो एक्चुअल लड़की थी जो बाइक पर इस तरह से काम वगैरह करती थी, उस ये किरदार भी यमुना ज़ैदी ने किया था और इस पर इनको अवार्ड भी मिला था। लेकिन जो एक्चुअल लड़की थी वो कहती है कि मुझे तो इससे कोई क्रेडिट नहीं मिला, ना ही किसी ने कहा कि ये आपकी कहानी। एक्चुअल कहानी उसी की थी, बख्तावर उसी की कहानी थी। लेकिन वो कहती है कि ये मेरी कहानी है, ना मुझे कोई क्रेडिट दिया गया, ना मुझसे पूछा गया, ना मुझसे इजाज़त ली गई, बस मेरी कहानी को इन्होंने छाप दिया। मेरा ही बिल्कुल सेम टू सेम यमुना ज़ैदी को उनके साथ मैच करके बनाया गया। और उनका इतराज़ भी जायज़ था। कम से कम अगर आप करोड़ों रुपया लगाकर किसी की कहानी, किसी की ज़िंदगी दिखा रहे हैं, एक ड्रामा कम से कम 4 करोड़ का बनता है। यमुना ज़ैदी और बड़ा कोई भी एक्टर है वो तकरीबन 60-70 लाख रुपए या फिर 80 लाख के, करोड़ से नीचे नीचे लेते हैं। मेरे ख्याल में 60-70 लाख रुपया ये ले लेते हैं। 60-70 लाख रुपए आप 2 बड़े एक्टर्स को दे रहे हैं, उसके साथ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 3-4 करोड़ रुपए लगाकर आप एक ड्रामा बना रहे हैं। लेकिन जिसकी कहानी है, जिसकी जिंदगी में असल ये सब कुछ हो रहा है, उसको यार 10 लाख रुपए ही दे देते यार। लेकिन आप कहते हैं उन्होंने किस गल दे दिए हैं, जिसकी कहानी, जिसकी जिंदगी आप लोगों ने दिखाई है, 5-10 लाख रुपए उसके दे देते तो शायद उसका 2-3 साल अच्छे गुजर जाते। वो बाइक चलाती थी बेचारी, बाइक पर अपना जो भी काम करती थी बाइकिया के तौर पर, तो उसको 10 लाख रुपए मिल जाते तो शायद उसकी ज़िंदगी संवर जाती। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं होता। एहसास, जितने लोग कहते हैं ना ये एक्टर, ये सेलिब्रिटीज़ बड़े हसास होते हैं, कितने होते हैं यार। इनके अपने ही दोस्त, इनके अपने ही यार जिन्होंने इनके साथ ज़िंदगी गुजारी होती है मुश्किल हालात में, और जब वो ये बीमार होते हैं कोई एक भी इनकी मदद करने के लिए नहीं आता। वो लोग जो सारी ज़िंदगी इनके साथ बैठकर सेल्फियां बनाते हैं, इनको अपने बड़े बड़े ड्रामों में हीरो लेते हैं, हीरोइन लेते हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं तो इनका साथ तक नहीं देते, बिल्कुल छोड़ देते हैं अकेला। और ऐसी बेशुमार कहानियाँ आप सबको देखने को मिलती होंगी। बहरहाल अल्लाह ताला रहम व करम फरमाए हम सब पर। आज की वीडियो, आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, क्या कहने लगा था, चलो भूल गया, कोई नहीं, कभी कभी बंदा भूल भी जावे तो अच्छा है। आप कंप्लीट कीजिएगा कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा था, कौन सा आज की ये सारी वीडियो के दरमियान मुझे किस बारे में आपको मैसेज देना था। आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और आप लोग यकीनन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।